डॉक्टर रैन, अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या होते? आर्मी में होता पक्का। हम्म, आपके क्लिनिक का फेवरेट फिक्स क्या है, हल्दी वाला दूध या सीरम? हल्दी वाला दूध। एक बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग जोर से ज्यादा डर जाते हैं। बच्चों की हम्म, निमोनिया, आजकल यहाँ तो सब निमोनिया ही बोलते हैं। ये आजकल का जो मौसम चल रहा है बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस चल रहा है, बिकॉज वायरल बच्चों को बहुत हो रहा है। देखिए, पेट का दर्द ना बहुत छोटी सी चीज़ से लेके और एक बहुत बड़ी बीमारी तक का संकेत हो सकता है। बच्चों में पेट का दर्द, इसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रैन, इलाज करते समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, पेरेंट्स या फिर उनका बच्चा? इंसानी फितरत है कि हम उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो ख़राब होती हैं, है ना। हमें 3 घंटे मूवी में बिठा दिया जाए तो हम जगे रहेंगे, पूजा में बिठा दिया थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब का एक खास पॉडकास्ट जो कि आज सिर्फ नन्हे मुन्ने बच्चों के नाम और उनके माता पिता के नाम होने वाला है। जैसा ही मैंने कहा कि नन्हे मुन्ने और छोटे छोटे बच्चों के नाम होने वाला है, क्या आपने कभी सोचा है एक माँ की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? एक माँ की सबसे बड़ी चिंता होती है जब उसका बच्चा चुपचाप लेटा हो और वो बुखार में तप रहा हो। एक पिता का सबसे बड़ा डर क्या होता है? एक पिता का सबसे बड़ा डर होता है जब उसका बच्चा कहे कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन पिता ये समझ ना पाए कि आखिर क्यों हो रहा है। बच्चे रो रहे हैं, क्या ये बीमारी का कोई संकेत है? बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, क्या ये भी बीमारी का कोई संकेत है? बच्चे लगातार, आजकल के बच्चे लगातार फोन में अपना बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में उनकी हेल्थ के लिए ये भी कोई खतरा होने वाला है? आज हम सिर्फ बच्चों से रिलेटेड बातें करेंगे और जो भी माता पिता अपने बच्चों को लेकर अवेयर रहना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज के हमारे सेशन के बाद आपके दिमाग में कोई भी शंका नहीं रहेगी। आज आपके सारे मिथ, सारे भ्रम बच्चों को लेकर दूर हो जाएंगे और आगे आने वाले समय में आप अपनी बच्चों की हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने हाथ में चाय का एक कप पकड़िए, अपने बच्चे को गोद में रखिए और हमारे साथ चलिए एक दिलचस्प सफर पर, जहां आज सिर्फ हम बच्चों की ही बातें करेंगे। और मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी हर माँ बाप को समय समय पर ज़रूरत पड़ती है। उन मेहमान ने, उन हमारे खास शख्स ने ना जाने कितने बच्चों की मुस्कुराहट वापस दिलाई है। तो देर ना करते हुए आपको अपने खास मेहमान से मिलवा देते हैं जिनसे हम आज की बातचीत करेंगे। हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एरन मौजूद हैं जिनसे आज हम सारी बातें करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हाँ, ठीक है। आप सर बिल्कुल तैयार हैं कि हम बच्चों से रिलेटेड सारी बातें करें? जी ठीक है। मेरा सबसे पहला सवाल थोड़ा सा व्यक्तिगत आपसे है। कब आपको महसूस हुआ, कब आपने सोचा कि बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की मुस्कुराहटें मुझे वापस लेकर आनी है? बच्चों के डॉक्टर का सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं जब MBBS कर रहा था तो उस वक्त तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, बल्कि उस वक्त तो मैं कुछ और ही दिमाग में था। मैं आर्मी में जाना चाहता था। तो मैंने MBBS करने के बाद KMC मणिपाल है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से MBBS करने के बाद ज़्यादातर बच्चे फॉरेन में जाते हैं, यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, मोस्टली मेरे फ्रेंड्स वहीं सेटल्ड हैं। वहाँ जाने के बाद आसान हो जाता है थोड़ा। बट मुझे आर्मी में जाना था तो मैं नेवी में गया, फिर मैं इंडियन नेवी में था 5 साल। तो उस दौरान फिर जो मेरा अपना एक एम था कि मुझे नेवी या इंडियन आर्मी में ज़रूर जाना है, वो पूरा हो गया। तो उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल्स में काम कर रहा था, तब उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे कुछ स्पेशलाइजेशन करना है तो वो मेरे मन में पीडियाट्रिक्स ही था। कि क्योंकि जितने भी मरीजों का आप इलाज करते हो उसमें सबसे मासूम और सबसे अच्छे जो मरीज होते हैं, जो जिन पे सबसे ज़्यादा प्यार आता है। प्यार तो सभी मरीजों पे आता है लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों पे आता है। तो उसी वक्त मैंने ये डिसाइड किया था। और जैसे कि आर्मी में होता है कि 5 साल के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं 5 साल ही करना चाहता था। तो उसके बाद जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें मेरी वैसे फर्स्ट रैंक आई थी। तो उस समय मेरे पास ऑप्शंस थे सभी जो सब लोग लेना चाहते, बट मेरा ऑप्शन पीडियाट्रिक्स ही था। तो ये कभी मैंने उसी वक्त मन में डिसाइड कर लिया था उसी दौरान। चलिए, अगर आप ये ना सोचते कि बच्चों पर, बच्चे कितने मासूम होते हैं, कितना प्यार आता है, तो शायद आज लाखों बच्चे
जो आपकी वजह से मुस्कुरा रहे हैं वो ना मुस्कुरा पाते। चलिए, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? जी, एक्सपीरियंस अब ये है कि थोड़ा सा अब टाइम चेंज होने के साथ ना हम सबका रहन सहन चेंज हो रहा है, और रहन सहन चेंज होने से कुछ अच्छी बातें हो रही हैं तो कुछ बुरी बातें भी हो रही हैं। ठीक है, जो अच्छी बातें हैं वो तो ये है कि अब हम थोड़ा सा हेल्थ फैसिलिटीज़ अब लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गई हैं। पहले डॉक्टर्स या अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल नहीं होती थी, पहले अवेयरनेस नहीं होती थी, तो लोग थोड़ा जानकारी के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में थोड़ी सी लोगों से लापरवाही भी हो जाती थी, और थोड़ा सा लोगों से मतलब अगर वो करना भी चाहते थे तो उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। वो तो अब थोड़ा बेटर हो गया है, लेकिन अब जो चीज़ है, क्योंकि हमारा रहन सहन एक तो ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से बच्चों पे असर आ रहा है, क्योंकि हम खुद ही अपना जो रहन सहन है, हमारा उठना, हमारा सोना, हमारा पूरे दिन की दिनचर्या, व्यायाम ना करना और खाना पीना बाहर से ज़्यादा ऑर्डर करना, तो जो ये रहन सहन में बदलाव आ रहा है यही हमारे बच्चों में जाता है, और फिर वही चीज़ जो है हमारे बच्चों में बीमारियां बनाती हैं। जैसे कि अगर आज से आप कहें 10-15 साल पहले, तो मोटापा तो बच्चों में मतलब बहुत ही रेयरिटी होता था कि अगर कोई मोटा बच्चा आपने देख लिया तो आपको लगता था मतलब कोई हार्मोनल प्रॉब्लम से ग्रस्त है तो बात अलग है। अब तो आपको बहुत कॉमनली मोटे बच्चे दिख जाएंगे, क्योंकि खेलना कूदना सब बंद हो गया है, फास्ट फूड और ऑर्डर्ड फूड ज़्यादा शुरू हो गया है, और मतलब इस चीज़ का कि घर में जैसे पहले लोग टहलने जाते थे, योगा करते थे, कुछ ना कुछ करते रहते, वो सब चीज़ें कम होने लग गई हैं। तो कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, और उसके अलावा दूसरी चीज़ें जो हैं, कुछ एजुकेटेड पेरेंट्स भी जो हैं वो छोटी छोटी बीमारियों में भी बहुत तेज़ और बहुत इस तरह की दवाइयाँ जिनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं वो एकदम रेडी टू यूज़ दे देते हैं, कि मतलब इस तरह की दवाइयाँ जो विदेशों में तो बैंड है कि कोई जब तक डॉक्टर बिल्कुल पर्चे पे लिख के अपनी जिम्मेदारी पे ना दे तब तक वो दवाई नहीं देनी चाहिए। और वो तो इंडिया में मैंने देखा है कि गली कूचे में कुछ भी जरा सा कुछ होता है तो पेरेंट्स तुरंत अपने आप ही दे देते हैं बच्चे को, ये बिना सोचे समझे कि उसका क्या असर आएगा। तो कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मगर कुल मिला के जो है थोड़ी जागरूकता समाज में पैदा होगी तो जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको हम थोड़ा सुधार ला सकते हैं समय के साथ। ठीक है डॉक्टर, इलाज करते समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, पेरेंट्स या फिर उनका बच्चा? नहीं, देखिए इतना तो दिमाग में होता है कि जो कोई बच्चा अगर कोई बीमार होता है तो पूरा घर एकदम से परेशान हो जाता है, क्योंकि तो बच्चे के लिए बच्चों के डॉक्टर्स पहले से ही ये दिमाग में रखते हैं कि अगर पेरेंट्स थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक बच्चे के बीमार होने पे उसकी माँ बाप और उसके दादा दादी और जो भी रिश्तेदार हैं वो सब थोड़ा ज़्यादा ही परेशान होंगे, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो हमें दोनों को ही देखना है, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी, दोनों को देखना है। और इसमें कोई ज़्यादा परेशान नहीं होता है कोई भी बच्चों का डॉक्टर इस सिचुएशन में। बच्चे ऑब्वियसली आपका पेशेंट आपकी प्रायोरिटी है, बच्चा आपका सामने जो है उसको सही इलाज मिले, वक्त पे इलाज मिले, ठीक है, चाहे उससे उसके पेरेंट्स एग्री करते हो ना करते हो, उनको समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, उनको समझाने की कोशिश अलग करनी है। तो दोनों ही चैलेंजेस होते हैं। तो मेन चैलेंज हमेशा पेशेंट रहेगा, आपका अपना बच्चा रहेगा, जब वो आप पूरा करें तब आप उसके पेरेंट्स के समझाने के उसमें रहेंगे, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो नहीं समझने की स्थिति में होते हैं, और वो उनके दिमाग में कोई चीज़ बैठी होती है कि ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ नहीं है, तो तब आप कह सकते हैं कि पेरेंट एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चा तो ठीक ही है, फिर तो आपको पेरेंट को ही समझाना है कि भाई कुछ नहीं है, आप समझ जाओ बात को। ठीक है जी। ये आजकल का जो मौसम चल रहा है बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस चल रहा है, बिकॉज वायरल बच्चों को बहुत हो रहा है, आम बुखार आता है, खांसी आती है, पेट दर्द होता है, ये तो एक कॉमन समस्या है। सो क्या ये गंभीर बीमारी का लक्षण है बच्चों के लिए, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए। हाँ, मतलब इस मौसम में अभी तो बिल्कुल रिसेंटली तो अब कोविड भी आने लग गया है वापस, जो कि कोई बहुत डेंजरस चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें जो फैल रही हैं सबसे ज़्यादा इस समय बच्चों में वो है उल्टी, दस्त, बुखार, और कई बच्चों में गला भी खराब हो रहा है। तो ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए और इसको समय पे ठीक ना किया जाए, जैसे एक छोटी सी उल्टी है, अब वो उल्टी जब तक नहीं रुकेगी तो अंदर कुछ जाएगा ही नहीं ना, तो बड़ा आदमी तो फिर भी
मुंह से लेने वाली दवाई गोली वगैरह लेके उल्टी रोक पाता है, बच्चे नहीं रोक पाते हैं। बच्चों को एक बार कोई चीज़ रिफ्लेक्स में आती है तो वो दवाइयाँ भी हजम नहीं कर पाते। तो जब तक बच्चे की उल्टी नहीं रुकेगी इतनी छोटी सी चीज़, तब तक जो है शरीर में कुछ नहीं जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, तो छोटी सी चीज़ बड़ी बन सकती है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, बस इसको कोई बहुत इसमें टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जो चीज़ हो रही है उसको रोकना है, क्योंकि अगर हमने उसको नहीं रोका वही छोटी चीज़ बड़ी बन जाएगी। तो बस इतना है। ये एपिडेमिक अभी फैल रहा है, रुड़की में तो खासकर बहुत फैल रहा है। उल्टी, दस्त, बुखार, पेट में दर्द ये सब चल रहा है बच्चों में। हालांकि 10 छोटे छोटे ही हैं ज़्यादातर, तो ये कोई बहुत डेंजरस चीज़ नहीं है, मगर ये है कि हम समय रहते अगर इसका शुरू में ही इलाज करा लें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ये कर नहीं रहा है। ठीक है सर, पेट में दर्द वाला ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था। बच्चों को पेट में दर्द, वो बहुत सारे छोटे बच्चे हो या फिर थोड़ा नॉर्मल एज के बच्चे हो, 7 to 8, पेट दर्द एक बहुत कॉमन समस्या बच्चों के लिए बन गई है। अगर इसको आप जैसे पेरेंट्स, आपने हमें शुरू में बताया कि पेरेंट्स अपने हिसाब से ही दवाई दे देते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, सो ये कितना डेंजरस है उनकी हेल्थ के लिए, और अगर उनके दर्द को ऐसे ही इग्नोर किया जाए सो क्या एक बड़ी बीमारी बन सकता है? जी देखिए, पेट का दर्द ना बहुत छोटी सी चीज़ से लेके और एक बहुत बड़ी बीमारी तक का संकेत हो सकता है। बच्चों में पेट का दर्द, इसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा दर्द बता रहा है तो कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है शायद वो स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो रोज रोज आके दर्द बताता है। ये पेरेंट्स को ना सबसे लास्ट में सोचना चाहिए कि बच्चा स्कूल को अवॉइड करने के लिए ये वर्क कर रहा है। जब उसको सब चीज़ समझ में आ जाए और उसके हाथ में पूरा प्रूफ हो कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, सब हमने सोच के देख लिया। एक डॉक्टर भी 10 बार सोचेगा, सब चीज़ दिमाग में लाएगा, जब उसको सब हो जाएगा तभी वो ऐसा सोचेगा। और ज़्यादातर 100 में से 99 बार बच्चा ऐसा नहीं करते हैं, बच्चे ऐसा नहीं करते। ठीक, तो पेट में दर्द जो है, अब आप ये समझिए कि ये हमारे कब्ज से शुरुआत होती है। अगर आप छोटे बच्चों से देखें, बहुत छोटी उम्र से कई बच्चों को कब्ज रहता है और उनके पेरेंट्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा तो 4-6 दिन में ही पॉटी करता है, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, तो ऐसा ही है, इसका तो पाचन ऐसा ही है, इसको तो ऐसे ही रखो, ये तो इसके लिए सामान्य बात है। बट वो उनको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि शुरू में जो उसको वो जो कब्ज़ हो रहा है वो अभी तो कब्ज़ है, बाद में आगे चल के वो उसको बड़ी प्रॉब्लम बना देगा। उसको यूरिनरी सिम्टम्स भी आने लगेंगे, उसको पेशाब में भी इन्फेक्शन होने लगेगा उसकी वजह से, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ग्रोथ कम हो जाएगी उसकी। तो अगर और वो कब्ज़ के पीछे कोई और बीमारी तो नहीं छुपी हुई? क्या कहीं ये कब्ज़ किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, उसको थायराइड का पेशेंट तो नहीं है? कहीं उस कब्ज़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो आंतों में होती है, हर्शप्रंग डिजीज़, कि जिसमें कि आंतें जो हैं हमारी वो ठीक से खाली नहीं कर पाती हैं, इंटेस्टाइन्स में नर्व सप्लाई बाधित होती है। तो पेरेंट्स को इसको इग्नोर किए बिना इसका इलाज करना चाहिए, जिससे कि शुरू में ही अगर उनका पाचन ठीक हो जाए तो वो पेट दर्द की जो लंबे कई सालों तक होने वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी। और धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर और रीजंस होता है। कोई बहुत छोटा बच्चा है, वो तो पुराने ज़माने से ये तो एक चीज़ नेचुरल होती है, 24 घंटे दूध पीता है, तो उनको तो गैस बननी होती है दूध की वजह से, तो वो तो घुट्टी देते थे पहले, अब गैस की दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद कब समझिए फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके फास्ट फूड शुरू हो जाता है, तो वो जो मैदा और इस टाइप की चीज़ खाने से जो पेट में दर्द होता है वो तो मोमेंट्री होता है कि भाई आज खाया तो हो गया, कल उसके बाद ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका खान पान लगातार अच्छा नहीं रहेगा तो जो कब्ज़ आपको अपना नेचुरल नहीं था वो आपको कब्ज़ बनने लगेगा और आपके पेट में दर्द की समस्या होने लगेगी। ठीक, फिर उसके और भी कारण होते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे डिजीज़ हैं, टीबी है, इंटेस्टाइनल, टाइफॉइड है। इन बीमारियों की वजह से भी पेट में दर्द रहता है क्रोनिक, जिनको ये चीज़ें रहती हैं और अनडायग्नोज्ड रहती हैं उनमें भी पेट में दर्द रहता है। फिर बच्चे को हर साल कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए जब तक कि वो बड़े ना हो जाए 8-9 साल के, और उनको हैंड हाइजीन ना आ जाए, यानी कि हाथ साफ़ करने की तमीज़ ना आ जाए, तो वो उनको हमें हर 6 महीने 1 साल में कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। तो ये तो इंडिया के नेशनल प्रोग्राम में है, हर स्कूल में दवा मिलती है, मगर बच्चे क्या करते हैं, वो दवा फेंक देते हैं। ठीक है, और कई बार पेरेंट्स जो हैं वो दवा नहीं देते हैं, मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि सर डॉक्टर साहब मिली तो थी स्कूल में, हमने फेंक दी। तो मैं उनको प्लीज़ ये मैसेज देना चाहूँगा, वो बिल्कुल शक ना करें, स्कूल में जो दवाई सप्लाई होती है सब अच्छे स्टैंडर्ड की होती है और उसको देखभाल के ही जिम्मेदारी के साथ टीचर देते हैं, कोई गलत दवा नहीं देते, तो उनको मिलनी चाहिए। तो अगर बच्चों के पेट में कीड़े होंगे उसकी वजह से दर्द होगा। फिर बच्चों को हाथ ना साफ़ करके जो वो खाना पीना खाते रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे आप कितना भी समझाएं उसकी वजह से पेट में पैरासाइट्स डेवलप हो जाते हैं।
तो उसका अलग रीज़न होता है पेट दर्द का। तो ये पेट दर्द के मतलब एक वैरायटी ऑफ रीजंस होते हैं जो छोटी सी चीज़ को से लेके बड़ी चीज़ तक हो सकती है, और उसको पेरेंट्स को कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं सोचते, किडनी में स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। अब पहले इतनी छोटी उम्र में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं होते थे, आजकल वो भी होने लग गए हैं। तो पेरेंट्स तो इसको इग्नोर कर देते हैं बहुत समय तक कि अरे हम तो सोचते रहे कि मतलब हम तो सोच रहे थे इतने समय से 2-3 साल से कि ये स्कूल जाने के चक्कर में करता है, और जब वो बच्चे को लेके आते पता चलता है कि उसको तो कोई और ही प्रॉब्लम थी, इतने समय से बच्चा सफ़र कर रहा था, वो रोज़ पेरेंट्स को बता रहा है। तो अगर आपका बच्चा हर दूसरे तीसरे दिन आपको पेट दर्द बता रहा है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपके बच्चे को कब्ज़ है आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, ये बात अलग है, महीने में 1-2 बार बता दिया वो तो एक कॉमन चीज़ है, किसी बच्चे ने कुछ ऐसा खा लिया थोड़ा गैस बन गई, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। कभी कभार कब्ज़ हो जाता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लगातार कब्ज़ है, हर दूसरे तीसरे दिन वो आपको पेट में दर्द, कभी ये ना सोचे कि वो स्कूल जाने के लिए कर रहा है, उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई। सर आजकल डॉक्टर एक चलन सा चल चुका है कि जो न्यू बोर्न बेबीज़ हैं, मदर मुझे नहीं पता किसी भी कंडीशन से उनको अपना दूध नहीं पिला पाती, लेकिन पहले के टाइम में जब मम्मियाँ अपना दूध पिला पाती थी तो बीमारियां भी बहुत कम होती थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया कि सप्लीमेंट देने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। ये कितना डेंजरस है? देखिए इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैं इसमें अभी कल ही एक मदर पेरेंट्स परेशान होके आए थे, और मदर जो थी वो मदर बच्चे को इसलिए दूध नहीं पिला रही थी, ये मैंने पहली बार सुना। मैंने मतलब वैसे पढ़ा था कि मदर्स कभी कभी इसलिए नहीं पिलाती हैं, पहली बार मैंने सुना कि मदर को ये लग रहा था कि अगर वो बच्चे को दूध पिलाएंगी तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, उनकी फिगर खराब हो जाएगी, ये मदर को आशंका थी। ये मुझे सबसे अजीब रीज़न पहली बार कल सुनाई दिया। वैरायटी ऑफ रीजंस होते हैं। देखिए एक तो ये चीज़ समझनी जरूरी है कि कोई भी चीज़ जो नेचुरल है वो अच्छी होगी और जो आर्टिफिशियल है वो ख़राब होगी। तो नेचर ने किसी मदर की गोद में एक बच्चा दिया है और नेचर ने ही उस मदर की छाती में दूध दिया उस बच्चे के लिए, तो वो जो दूध है वो उसके लिए बेस्ट है। जानवर के लिए जानवर का दूध बेस्ट है, जो गाय का और भैंस का दूध है वो तो उनके लिए बना है ना, हमारे लिए नहीं बना। हम उसको निकाल के ले लेते हैं तो हम उनको अपनी माँ भी मानते हैं गाय को, वो अलग बात है, लेकिन वो दूध तो प्राइमरी गाय के लिए बना है। हम मजबूरी में उस दूध को बच्चे को दे रहे हैं, बच्चे के लिए वो बना नहीं है। नेचर ने तो उस माँ के छाती में जो दूध डाला है, अगर आप ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन मिल्क ही ह्यूमन के लिए है, और सबसे अच्छा जो एक माँ की छाती का दूध है वो दूसरी माँ की छाती से अलग होगा, वो उसी बच्चे के लिए टेलर मेड है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो दूध बनाई उसके लिए था, आप नहीं दे रहे हो तो आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। और जो दूध आप फार्मूला मिल्क दे रहे हो, वो फार्मूला मिल्क तो बस एक मजबूरी के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये क्यों बढ़ रही हैं ये चीज़ें? ये इसलिए बढ़ रही हैं कि आजकल थोड़ा सा पहले मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ थोड़ी स्केर्स थी, अब काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं। तो जो मदर्स हैं, पहले इतने ज़्यादा ऑपरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी सिजेरियन की। अब क्या होता है, पहले बच्चे भी बहुत होते थे तो लोग एकदम ऐसा परेशान नहीं होते थे कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए पैदा होते। अभी सबके लिए बच्चे बहुत कीमती होते हैं, तो बच्चा पैदा होते वक्त पेरेंट्स के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम आ जाए। मदर्स भी इतना एफर्ट नहीं लेती हैं, अभी बहुत दर्द ज़्यादा नहीं सहना चाहती हैं, तो ऑपरेशंस थोड़े बढ़ गए हैं सिजेरियन इन कारणों से कि पेरेंट्स बोलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप चाहे ऑपरेशन कर देना, ठीक है। मदर्स भी इतना एफर्ट नहीं लेती, बच्चे को बस कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, आप बस ऑपरेशन कर दीजिए। तो थोड़े सिजेरियन बढ़ने से क्या होता है कि मदर उस हालत में हो कि बच्चे को दूध पिलाए, थोड़ा सा परेशानी होती है शुरू में। एक नेचुरल चीज़ है, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसी वक्त, जब मदर अभी ऑपरेशन टेबल पे ही है या मदर इस समय लेबर रूम में ही है, वो बच्चे को उसी वक्त पैदा होने के तुरंत बाद मदर के ऊपर लगाया जा सकता है। और एक नेचुरल प्रक्रिया, अगर बराबर में आप बच्चे को रखेंगे ना यहाँ छाती के पास, तो वो खुद ही मदर की तरफ मुड़ेगा और वो दूध पीने की कोशिश करेगा। उसको ब्रेस्ट क्रॉल बोलते हैं। ये प्राकृतिक चीज़ों भगवान ने बनाई है और मतलब इसमें तो हमारा हाथ ही नहीं है। तो इसको आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो मदर को तभी की तभी लगा दो। तो एक तो मदर्स को ये अपने दिमाग से निकालना है कि उनका ऑपरेशन हुआ है या उनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो दूध अभी नहीं पिला सकते, अभी दूध पिलाने से दिक्कत हो जाए, कुछ नहीं, तुरंत पैदा होने के साथ ही पिला सकते हैं। तो जो मदर लेटी है वो लेटे लेटे बच्चे को अपना दूध पिलाए, कोई बात नहीं, उसको वहाँ पे जो मौजूदा स्टाफ है वो मदद करेगा।
तो अगर वो दूध उसी समय से पिलाना चालू कर देगी, और कब पिलाएगी, जब उसके दिमाग में ये प्रेगनेंसी में ही डाल दिया जाएगा, प्रेगनेंसी में उसकी काउंसलिंग होगी कि जैसे ही बच्चा आपके हाथ में आएगा आपका दूध उसके लिए सर्वोत्तम है, आप उसको पिलाना। तो मदर के माइंड में डेवलप होगा, उसको अपने बच्चे के लिए लाड आएगा और वो तुरंत दूध पिलाने की कोशिश। अगर उसको कोई ये बताएगा ही नहीं, उसको ये लगेगा अभी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कहीं दूध पिलाऊंगी, बच्चे के लिए हार्मफुल थोड़ी ना होगा, मैं कुछ दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे इंजेक्शंस लग रहे हैं, कहीं बच्चे को दूध है वो ख़राब तो नहीं होगा, या मेरी तबीयत और, तो अगर उसको अच्छी तरह काउंसलिंग करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे तो बिल्कुल दूध पिला पाएगी वो। फिर दूसरा होता है जब मदर दूध पिलाने की कोशिश करती है तो दूध पिलाने का एक तरीका होता है जो मैं अपने पेशेंट्स को सिखाता हूँ। तो वो तरीके से नहीं पिला पाते तो बच्चा ना दूध पी नहीं पाता, वो निपल खींचता रहता है, ठीक से पी नहीं पाता, तो मदर को चोट लगती रहती है तो वो पिला नहीं पाते। ये सबसे कॉमन कारण है। और फिर शुरू से ही वो क्या करते हैं, पेरेंट्स ना बॉटल लगा देते हैं। बॉटल से, निप्पल से दूध पिलाने से बच्चों के दांत आगे आ जाते हैं। दूसरा, बच्चे को चूसना नहीं पड़ता तो वो डायरेक्ट लगा रहता है बॉटल पे। तो जब मदर अपने ब्रेस्ट पे लगाती है तो वो चूसना भूल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन फितरत है कि अगर आपको जो सबसे कम जिसमें मेहनत लगेगी वो कर, तो बच्चा मेहनत छोड़ देता है, मदर बोलती है मेरा चूस ही नहीं रहा है और वो दूध पिलाना बंद हो जाता है। तो अगर आपको शुरू में मदर का दूध पिलाने में दिक्कत आ रही है और आप ऊपर का थोड़ा पिला रहे हैं, उसको चम्मच कटोरी से पिलाएं जिससे बच्चा चूसने की आदत डाले, नहीं तो वो मदर का दूध छोड़ देगा उसके बाद। फिर तीसरी चीज़ है, कुछ समाज में भ्रांतियां हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि जो पहला मिल्क आता है येलो वो बच्चे की सेहत के लिए ख़राब है। नहीं, जो शुरू का कोलेस्ट्रम बोलते हैं येलो दूध जो आता है वो बच्चे के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और फिर एक रुड़की और अराउंड एरियाज़ में मैंने देखा है कि कुछ झोला छाप जो हैं उन्होंने फैलाया हुआ है, मसान नाम की एक बीमारी होती है जो मैंने दुनिया में ही पहली बार सुनी, ना आयुर्वेद, ना एलोपैथ, ना यूनानी, ना होम्योपैथ में कोई इस नाम की बीमारी है कि मम्मी जो है, इसकी मम्मी की छाती में जो दूध है वो ख़राब है, बच्चा पिएगा तो ये सूख जाएगा। और क्या होता है वो बता देते हैं और वो बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। फैमिलीज़, खासकर लो इनकम ग्रुप फैमिलीज़ एकदम उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो बच्चे दूध ना पीने की वजह से सूखते जाते हैं। तो एक मसान नाम बोल के वो क्या करते हैं, दूध निकालते हैं, उसको नीचे रख देते हैं, चींटी आ जाती है, दूध बोलते हैं देखो चींटी आ गई, ये दूध ख़राब है। और फिर मदर फादर क्या करते हैं, गाय या भैंस का दूध पिलाते हैं। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा उस गाय या भैंस को मसान नहीं है, ये कैसे पता तुम्हें? तो वो उनको नहीं पता होता। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं अगर हम ठीक से समझें, ठीक से इनको फॉलो करें तो दूध पिलाना भी मुश्किल नहीं होगा। नहीं तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि 50-60% मदर्स को प्रॉब्लम आ रही है दूध पिलाने में, और ऊपर का दूध ज़्यादा चल रहा है जो कि बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूध की कंपनीज अपने आप ही ये लिखती हैं कि ये जो दूध है मदर्स मिल्क के बाद इसका नंबर आता है, मदर्स मिल्क हमारे दूध से अच्छा होता है, ये हर डिब्बे पे लिखा होता है। ठीक है। डॉक्टर एलन, बच्चों के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन क्या है? छोटे बच्चे के लिए तो मदर का मिल्क है 6 महीने तक। अगर मदर का मिल्क मिले तो 6 महीने तक कुछ ना दिया जाए, 6 महीने तक बिल्कुल ना दिया जाए। 6 महीने के बाद उसकी वीनिंग शुरू होती है, तो उस दौरान जो घर के बेस्ड डाइट है, किसी के घर में अगर आप साउथ इंडियन फैमिली होगी उनका अलग एक कल्चर होगा, नॉर्थ इंडियन फैमिली होगी अलग कल्चर होगा, जो भी वो इंट्रोड्यूस करना चाहें वो करें, लेकिन वो बिल्कुल भी इस चक्कर में ना रहें कि सेरेलैक या कोई कमर्शियल प्रिपरेशन बेटर होता है। वो अपना जो घर में खाते हैं और बच्चों को जो ट्रेडिशनली हम वीन करते हैं, चावल की पॉरेज और जो दलिया, इस टाइप की चीज़ें जो हम बच्चों को शुरू में देते हैं वो बेस्ट है उनके लिए। और उसके बाद जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो ये खाली बच्चों के लिए नहीं है, एडल्ट्स के लिए भी है, क्योंकि हम लोग एक इंडियन किचन में शायद वर्ल्ड की बेस्ट डाइट है, क्योंकि हमारी डाइट सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है। जब आप दाल चावल खाते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ आ जाती हैं दाल और चावल में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जो चीज़ें, फैट्स, ये जो चीज़ें सब हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो क्योंकि हम जब दाल चावल खाते हैं या रोटी और दाल खाते हैं, वो एक अपने आप में बैलेंस डाइट है, बस उसके साथ थोड़ा सा कुछ हरी सब्जी ज़रूर हो। आप चावल खा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ हरी सब्जी ज़रूर मिली हो, आप रोटी और दाल खा रहे हैं साथ में, क्योंकि आपको विटामिन्स भी चाहिए, एक हरी सब्जी ज़रूर होनी चाहिए साथ में, और घी तो हम लोग डालते ही हैं। तो उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती कि जिसको हम छोड़ दें। और हम जितना अपने इंडियन इससे आगे भागेंगे, आप कोई भी डाइट ले लीजिए, आप इस तरह की डाइट ले लीजिए, पिज़्ज़ा, इटालियन डाइट या कोई भी अमेरिकन डाइट जिसमें फ्रूट सैलेड और वो लोग बॉइल्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होगा, तो कोई एक चीज़ मिसिंग होगी। जो इंडियन डाइट है वो बेस्ट है। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं, बस एक सब्जी और होनी चाहिए उसके साथ हरी, और आपकी डाइट कंप्लीट है। और घी ज़रूर डालें। हाँ, कोई एडल्ट है, बच्चों को तो घी तेल से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, अभी बना ही नहीं है। बड़ों को जिनको दिक्कत है उनको है, और उनके लिए भी तेल खराब है, घी किसी के लिए खराब नहीं होता।
ठीक है, कम मात्रा में घी लेना खराब नहीं है, देसी घी। ठीक है डॉक्टर एन, बच्चे हेल्दी फूड के बजाय फास्ट फूड या फिर जंक फूड की तरफ अटैक क्यों होते हैं? उनको क्योंकि वो टेस्ट नहीं जानते हैं, बट क्यों बच्चे उनको तो खाना सेम लगता है, बट क्यों बच्चे हेल्दी फूड नहीं खाते? ये तो यूनिवर्सल चीज़ है ना, इंसानी फितरत है कि हम उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो ख़राब होती हैं, है ना। हमें 3 घंटे मूवी में बिठा दिया जाए तो हम जगे रहेंगे, पूजा में बिठा दिया थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है ना। हम स्कूल जाते हैं तो नींद आने लगती है, फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो कब वो रात के 2 बजे तक भी नींद नहीं आती है। तो सेम बात है बच्चों के साथ कि बच्चों को अब वो चीज़ें ही इतनी हैं, अगर आप पेप्सी की बात करें, आप कोला की बात करें, थम्स अप की बात करें, एनर्जी ड्रिंक की बात करें, उसमें इतना कंसंट्रेट करके शुगर और कैफ़ीन मिला दिया गया है। कैफ़ीन अपने आप में बहुत एडिक्टिव होता है, शुगर अपने आप में एडिक्टिव है, उसमें इतनी मात्रा में कंसंट्रेट करके शुगर और वो मिला दिया कि आपको पीने से ही एक अलग टेस्ट आता है। तो ऑब्वियसली वो जो जिंग आएगा आपको वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं, वो तो बड़ा भी उसके लिए, भाई बच्चों को छोड़ो, हमें भी अच्छा लगता है। फास्ट फूड अगर आपके सामने आएगा क्या हमें अच्छा नहीं लगेगा? फास्ट फूड देख लीजिए, उसमें इतना ज़्यादा उसे फ्राई करके मसाले डाल के और उसमें इतना ज़्यादा कि आपको वो ऐसा लगेगा खाने में कि बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली बच्चे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मगर इसका सही तरीका क्या है? क्या हम बच्चों को रोक सकते हैं? क्या हम बच्चों को ये बोल सकते हैं कि ये तो फास्ट फूड खाएगा ही नहीं? अगर आप ऐसा करोगे वो छुप के खाएगा, या जिस दिन उसको छुट्टी मिलेगी, जिस दिन वो हॉस्टल जाएगा, बोर्डिंग जाएगा, उस दिन वो सब कुछ छोड़ के वही खाने लगेगा। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप उसके सामने पहले तो एग्जाम्पल सेट करें। एक छोटे बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स उसका एग्जाम्पल होते हैं। आप फैमिली में जो करोगे वो आपका बच्चा ज़रूर करेगा। जिनके भी बच्चे हैं उनको पता है कि बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं वो अपने पेरेंट्स की नकल करते हैं, जो भी उनके पेरेंट करेगा वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। तो अगर वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स सुबह से लेकर शाम तक क्या खा पी रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही खाने पीने की कोशिश करेगा। उसमें उसको जो फास्ट फूड है वो एक रिवॉर्ड या पनिशमेंट की तरह उसको लिया जाए कि भाई आप बहुत अच्छे बच्चे बन गए, आपने तो आज कहना सुना है, तो चलो आपको आज एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार आज आपको ये एक चीज़ दे दी है इसके एवज में कि आप बहुत अच्छे बच्चे बन गए। तो उसको इस तरह ना किया जाए कि जैसे ही बच्चे ने कहा मुझे चिप्स खानी है तुरंत चिप्स आ गई सामने। जैसे अब इतना ज़्यादा अगर हम बच्चों से लाड करेंगे तो वो हम उसका नुकसान कर रहे हैं। हमें उसके सामने हेल्दी चीज़ें भी होती हैं। अगर आप आलू चने की चाट बना लें टेस्टी सी, तो वो भी बच्चे को अच्छा लगेगा, वो कोई ख़राब नहीं है। उसमें आप धनिया और वो सब हरी सब्जी काट के वो डाल दें तो वो भी तो टेस्टी है, वो भी तो उसको ज़बान को अच्छा लगेगा। लेकिन वही चीज़, वही आलू आप चिप्स के फॉर्म में दे रहे हैं तो वो बच्चे को ख़राब करेगा। वो तेल में फ्राई होके आ रहा है, उसमें सॉल्ट डला हुआ है। तो आप उसको छोला चाट, चना चाट बना के दे दें, उसको राजमा बना के दे दें, वो भी उसको अच्छा लगेगा। उसके सामने ज़रूरी नहीं है कि आप उसके सामने खिचड़ी रखें जो उसे ख़राब लगती है। आप सोचो कि खिचड़ी दे के इसकी हेल्थ प्रॉपर करेंगे, नहीं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके साथ। आप भिंडी को अगर अच्छा बना लें, लौकी को अगर अच्छा बना लें, वही बच्चे को अच्छा लगने लगेगा। उसको थोड़ा दाल को आप फ्राई करके दे दें। तो मतलब बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स हैं, वो देखते हैं कि पेरेंट्स घर का खाना नहीं खाना चाहते हैं, पेरेंट्स तो बाहर, तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। तो इट डिपेंड्स कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मम्मियाँ क्या बेस्ट टिफिन दें? आजकल तो स्कूल्स बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं और वो पहले से ही आपको मना कर देते हैं कि आप ये चीज़ नहीं ला सकते, ये चीज़ नहीं ला सकते, ये चीज़। तो स्कूल्स ने बहुत अच्छा किया हुआ है। लेकिन बेस्ट है कि आप बच्चों को ना कुछ फ्रेश, जैसे कि एक सेब दे दिया, केला दे दिया, कोई ऐसी चीज़ दे दी जो फ्रेश एंड रेडी टू ईट हो। क्योंकि अगर आप बच्चों को रोटी और सब्जी देने की कोशिश करते हैं, जब तक आपका वो जो टिफ़िन है ना वो कोई इतना अच्छा नहीं है कि वो उसको वार्म रख पाए, जब बच्चा वो टिफ़िन खोलेगा 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, तो वो पराठा या वो रोटी ठंडी हो चुकी होगी। उसमें एक तो स्वाद नहीं रहेगा, एक उसमें सीलन आ जाएगी। और कई पेरेंट्स मेरे साथ ये तकलीफ़ लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब इसको रोज़ स्कूल में जाके एक उल्टी ज़रूर होती है, और उसका पता लगाना मेरे लिए बहुत आसान होता है विद टाइम। अब मैंने उनको बताना शुरू कर दिया, आप रोटी और पराठा भेजना बंद कर दो, उनकी उल्टी बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि वो बच्चा जैसे ही वो टिफ़िन खुलता है, वो सीला हुआ पराठा जो उसने पिछले दिन खाया था उसकी स्मेल उसकी नाक में चढ़ते ही उसको उल्टी का मन करने लगता है, और वो जब खाता है तो उसको उल्टी आ जाती है। और वो उल्टी रुकती नहीं है। उन्होंने बहुत इलाज करा लिया, और जैसे ही मैंने उनको बोला कि भाई टिफ़िन में ये बंद कर दो, एक सेब भेजना चालू कर दो, उसको उल्टी आनी बंद हो गई। तो उनको थोड़ा वाइजली सेलेक्ट करना है कि जो हम टिफ़िन भेज रहे हैं, अगर हमारा टिफ़िन बहुत ही शानदार है और वो 2-3 घंटे तक गर्म रख सकता है तो बात अलग है। अदरवाइज़ हम रेगुलर टिफ़िन में भेज रहे हैं तो इट इज़ बेटर सेब, केले जैसी चीज़ भेज दें, कोई ऐसी क्रिस्प चीज़ भेज दें जो कि जाने पे अगर ठंडी भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे पोहा भेज दिया, ठीक है, इस टाइप की कोई चीज़ भेज दी कि जो ठंडी हो जाए तो बच्चा उसे खा पाए। ठंडे होने पे वो उसको मतलब वो ना करें,
रिजेक्ट ना करें। ठीक है, आखिरी सवाल डॉक्टर एन मेरा आपसे यह है कि पूरे देश के पेरेंट्स को अगर आप बच्चों के लिए कोई टिप्स देंगे तो क्या होगी? जी, देखिए, जो हम सबसे इन चीज़ों में जो चीज़ें भूल जाते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम बच्चों को आजकल नहीं दे पा रहे हैं, वो ये है कि हम एक अच्छा इंसान नहीं बना रहे हैं आजकल बच्चों को। ठीक है, तो जो चीज़ हम भूलते जा रहे हैं, आज से अगर 15-20 साल पहले आप किसी भी एक मीटिंग में जाते थे, तो वहाँ पे अगर आपको जितने लोग आपको अपने खुद के प्रति ईमानदार, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और देश के प्रति मिलते थे, आज उससे घट के 50% हो गया है। तो अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को देखें, बच्चे वही बनेंगे जो आप उन्हें बनाओगे। कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं कि यार मेरा बच्चा ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, तो उसका जवाब ये, आपका बच्चा ऐसा इसलिए हो गया कि आप ऐसे हैं। आप जैसा चाहते हैं कि आपका बच्चा हो, आप ऐसा बन के दिखाएं उसके सामने, और आप एक अपने लिए अपना लाइफ में सक्सेस तभी पा पाएंगे जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप एक अच्छे इंसान तब बन सकते हैं जब आप अपने एथिक्स को ऊपर रखेंगे, आप अपने कुछ आदर्श रखेंगे, उनको फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे। आपका बच्चा आपको मेहनत करते हुए देखेगा, आप अपने प्रति ईमानदार होंगे, अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे। जब आप अपने परिवार के लिए करेंगे, हो सकता है कुछ समय बाद आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ के समाज के लिए या देश के लिए भी कुछ कर पाएँ। तो अब पहले अपना सेल्फ, अपने आप को अगर आप इम्प्रूव करेंगे, आपके पेरेंट, आपके बच्चे आपको देखेंगे तो आपको आदर्श समझेंगे अपना, तो शायद वो आपको फॉलो करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तो बिल्कुल अपने घर में रहें ऐसे कि हम अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करें, हम अपना पेरेंट्स का ख्याल ना रखें, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति ईमानदार ना रहें, हम किसी की हेल्प ना करें, देश के बारे में कुछ ना सोचें, अपने बारे में सोचें। बेईमानी, बच्चा देखे कि हम बेईमानी कर रहे हैं, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी हम अच्छे नहीं हैं, पूजा भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, और फिर जब हम बड़े हो जाए तो हम सोचें कि हमारा बच्चा ऐसा कैसे बन गया। तो जो चीज़ है वो घर से ही शुरू होगी। आप ही हैं, आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, आप अपना वैसा बन के रहें उसके सामने, वो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है डॉक्टर, एक छोटा सा रैपिड फायर मैं आपके साथ करना चाहूँगी, जिसमें 10 सेकंड्स के अंदर आपको जवाब देना है बिना सोचे। ठीक है जी। डॉक्टर एन, अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या होते? आर्मी में होता पक्का। आपके क्लिनिक का फेवरेट फिक्स क्या है, हल्दी वाला दूध या सिरप? हल्दी वाला दूध। एक बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग जोर से ज्यादा डर जाते हैं? बच्चों की निमोनिया। आजकल यहाँ तो सब निमोनिया ही बोलते हैं। ठीक है, अगर इंजेक्शन की जगह चॉकलेट से इलाज हो सकता है तो आप कौन सी चॉकलेट चुनते हैं? 5 स्टार। ठीक है, बच्चों से पूछा गया सबसे फनी सवाल जो आपको आज तक याद हो? जो मैंने बच्चों से पूछा है? हाँ जी, बच्चे का कोई ऐसा सवाल जो मेजरली आपसे रहता है? बच्चों का? हाँ, बच्चों का तो एक ही सवाल मेरे से रहता है कि मैं फास्ट फूड खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। Oh my God. और मेरा जवाब हमेशा ये रहता है, जो मम्मी ने आपके प्लेट में सजा के दिया है दोपहर को, सुबह को, शाम को, अगर आपने वो फिनिश कर लिया तो आप दिन में एक फास्ट फूड खा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक दिन का ब्रेक है तो आप सोएंगे, घूमने जाएंगे या बच्चों से ही मिलने जाएंगे? नहीं, मैं अपने बच्चों को लेके घूमने जाऊंगा। ओह माय गॉड। ठीक है, अगर आप बच्चों के लिए एक सुपर पावर बना सकें तो आप क्या बनाएंगे? बच्चों के लिए अगर एक सुपर पावर बना सके तो बच्चे कभी बीमार ना पड़े, क्योंकि जब जो बच्चे होते हैं इतने मासूम और इतने अच्छे होते हैं, और जब वो बीमार होते हैं और आप उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे होते तो बहुत दुख होता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, बस वो बीमार ही ना पड़े। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे ने आपकी बात मानने के लिए रिश्वत मांगी हो कि चॉकलेट दो तब बोलूंगा? हाँ जी, रोज ही होता है, रोज ही होता है। कई बार बच्चों को जो है इलाज करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है उनको। ठीक है, बच्चे जब आपको पहली बार देखते हैं तो उन्हें डर लगता है या कंफ्यूजन होती है? नहीं, जब वो बच्चे पहली बार देखते हैं मैं उन्हें कंफ्यूज कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुरंत वो जैसे ही मेरे सामने आते हैं उनके हाथ में कोई चीज़ पकड़ा देता हूँ, जिसको देख के उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। पेरेंट्स की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि डॉक्टर साहब बस हल्का बुखार है, आना ज़रूरी है, कि आप इसका शॉर्ट आंसर क्या देंगे? बिल्कुल आना ज़रूरी है। बुखार कोई हल्का और भारी नहीं होता है। बुखार अभी हल्का हुआ और थोड़ी देर में वो भारी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ जो बच्चे डॉक्टर से नहीं पूछते पर उन्हें पूछनी चाहिए? बच्चों को ये ज़रूर पूछना चाहिए कि हमें अपना जो पूरे दिन का लाइफस्टाइल है और
खासकर अपने मोबाइल का टाइम है वो कितना रखना चाहिए, ठीक है। जो हर बच्चा 2 घंटे से ज़्यादा रखता है उसे 2 घंटे से कम रखना चाहिए, और फास्ट फूड कम खाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही पेरेंट्स ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको ये बता दो कि इसको क्या खाना चाहिए, तो वो बच्चा तुरंत उसको काट देता है, नहीं वो ठीक है मुझे पता है। अच्छा, ये फास्ट फूड वाला और सोशल मीडिया वाला, मतलब फ़ोन वाला सवाल थोड़ा मिस हो गया था सर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स बच्चों के लिए लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन देखता है, बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, क्या ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है? तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप मोटा पहले तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसको टीवी, लैपटॉप, मोबाइल ज़ीरो पूरे दिन में दिखाना ही नहीं है। 2 साल से 5 साल के बीच में बच्चे को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, और 5 साल से बड़े बच्चे को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं। अगर कोई बच्चा लंबे समय तक रहे तो छोटा बच्चा जो 2 साल से कम है उसकी स्पीच डिले हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ कि जो बोलना शुरू कर दिया था मगर अब भूल गए, अब नहीं बोल रहे हैं, और उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ इसीलिए कि उनको ज़्यादा मोबाइल दिखाए। तो 2 साल से पहले तो सोचो ही मत जब तक बच्चा, और 2 साल के बाद जो असर पड़ते हैं आँखों पे तो सब हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं उससे। आँखों के अलावा एक क्या होता है कि आप जब बहुत लंबे समय तक मोबाइल देखते रहते हैं तो आपको एक सर में दर्द, एक हैंगओवर टाइप की चीज़ कि आप थक जाते हैं बहुत, आपकी वर्क एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो कोई बच्चा अगर मान लीजिए दिन में 1 घंटा या 2 घंटा खेलने जा रहा है तो वो खेल के आएगा तो वो थोड़ी देर में जब उसकी थकान कम हो जाएगी वो पढ़ने बैठ सकता है, वो कुछ भी काम कर सकता है। जिसने 2 घंटा मोबाइल देखा ना लगातार तो उसकी वो सोएगा ही सोएगा। अगर वो नहीं सो पाएगा तो उसकी वर्क एफिशिएंसी कम रहेगी, वो पूरे दिन ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा डिप्रेशन, मोबाइल ज़्यादा देखने से आपको, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी डिप्रेशन होगा ही होगा। ठीक, बहुत अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली, और मुझे लगता है पेरेंट्स भी समझ गए होंगे अच्छे से कि अपने बच्चे के हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जा सकता है। अगर किसी भी पेरेंट्स का कोई भी सवाल या क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अगले सेशन में आपके सवाल को डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछेंगे। बाकी ऐसे खास और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखने के लिए रोड के हब से जुड़े रहिए।